नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। शाम के 7 बजने को हैं। क्या कुछ हुआ है देश में आज दिन भर? देश दिन भर में इन तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। 15 साल से पाकिस्तान में रह रही भारत की मूक बधिर गीता का वनवास आखिरकार खत्म हुआ और आज 11 बजे वो कराची से भारत वापस लौटा। आज सुबह करीब 11:30 बजे जब कराची से पाकिस्तान एयरलाइंस का विमान गीता को लेकर दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पूरे देश में जश्न मनाया गया। गीता को एयरपोर्ट पर लेने के लिए विदेश मंत्रालय के अधिकारी और पाकिस्तानी दूतावास के अफसर भी पहुंचे थे। गीता को एयरपोर्ट से दिल्ली के एक होटल ले जाया गया। बहुत खुशी है, बरसों युग में मिले ये जनता दुनिया सभी खुशी, हम भी खुशी। सलमान खान हमारा से याद है मिले, यही हमारा खुशी है, मिलती है। उसके बाद गीता ने विदेश मंत्रालय जाकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। गीता की वतन वापसी के बाद IBN 7 से बात करते हुए फिल्म बजरंगी भाईजान के डायरेक्टर कबीर खान ने वादा किया है कि वो उसको सलमान खान से मिलवाएंगे। टेलीविजन चैनल के थ्रू सलमान ने भी बात करी थी गीता से और तब भी गीता ने बोला था कि जब वो आएंगी हिंदुस्तान से वो मिलना चाहती हैं सलमान से। तो अब वो आ गई हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि एक मीटिंग हो और गीता आके सलमान से मिल सके। गीता 15 साल बाद भारत वापस आई और आज अब PM मोदी से गीता की मुलाकात हो रही है। और ये तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री दफ्तर की ये सीधी तस्वीरें आप दर्शक देख रहे हैं, जहां गीता PM मोदी से मुलाकात कर रही हैं। यहां विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद हैं। पाकिस्तान से गीता के साथ आए वो तमाम लोग भी इस वक्त यहां मौजूद हैं। गीता के सर पर हाथ रखकर PM मोदी ने आशीर्वाद भी दिया। न सिर्फ गीता को अपनी बेटी कहने वाले उसकी वतन वापसी का इंतजार कर रहे थे, बल्कि तमाम हिंदुस्तानी गीता की वापसी के लिए बेसब्री से पलक पावड़े बिछाए बैठे थे। और ऐसे में आज जब गीता भारत वापस आई है, पूरे देश भर में का जश्न भी मनाया गया और PM मोदी से मुलाकात भी हुई। गीता वतन तो वापस लौट आई, लेकिन उसने अपने उस माता पिता को नहीं पहचाना जो ये दावा कर रहे थे कि गीता उनकी बेटी है। अब विदेश मंत्रालय की ओर से ये बात कही गई है कि DNA रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही सरकार अगला कदम उठाएगी। गीता जब भारत पहुंची तो होटल में एम्स के डॉक्टरों की टीम ने उसका DNA सैंपल लिया। इस बीच गीता ने उस परिवार को पहचानने से इनकार कर दिया जो दावा कर रहे हैं कि गीता उनकी बेटी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गीता की इस बात का ऐलान किया। गीता उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि ये मेरे माता पिता नहीं हैं, लेकिन चूंकि DNA टेस्ट के लिए उनका रक्त भी जा चुका है और इसका भी जा चुका है, तो DNA टेस्ट का हम अभी इंतजार करेंगे। सरकार ने कहा कि जब तक गीता के DNA टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक उसको इंदौर की एक संस्था की मोनिका के पास रखा जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा कि DNA रिपोर्ट के बाद भी वो चाहेंगी कि गीता की वोकेशनल ट्रेनिंग जारी रहे। गीता अपने वतन भारत लौट आई है, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि अगर अब गीता भारत आ गई है तो भारत को भी उन पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करना चाहिए। एक तरफ पूरा देश गीता के पाकिस्तान से वतन वापसी के जश्न में डूबा हुआ था, उसी वक्त पाकिस्तान एक अलग ही राग अलाप रहा था। गीता का हवाला देते हुए पाकिस्तान के एक अफसर ने कहा कि उसके देश ने गीता को प्यार दिया, लिहाजा अब भारत को भी 459 पैक कैदियों को छोड़ना चाहिए। अभी हमने हैंडओवर कर दिया है उनको और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे 459 जो हमारे प्रिजनर्स हैं पाकिस्तान के, उनको भी इसी तरह उसी प्यार के साथ और मोहब्बत के साथ रखा जाएगा। पाकिस्तान के इस अफसर ने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तानी कैदियों के साथ भारत के जेलों में ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके PM ने इस मुद्दे को उठाया भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से अब भी बाज नहीं आ रहा। 4 दिन से लगातार सीमा पर गोलीबारी जारी है। 20 गांव पर मोर्टार दागे गए हैं और BSF की 30 पोस्ट को निशाना बनाया गया है। जम्मू के सांबा, हीरानगर और कठुआ में पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी से इस इलाके के लोग सहमे हुए हैं और अपने गांव को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। IBN 7 संवाददाता भारत पाक सीमा के आखिरी गांव बोबिया पहुंचे, जहां सीमा पार से गोलीबारी के चलते पूरा गांव वीरान पड़ा है। घरों की दीवारों पर गोलियों के निशान पाकिस्तान की करतूत की गवाही दे रहे हैं।
7 बजे के करीब इतनी गोलीबारी शुरू होगी पाकिस्तान और इंडिया दोनों की तरफ से कि क्या बताएं कि कितना नुकसान हुआ कितना नहीं, हमें कुछ नहीं जानते, कोई पता नहीं कितने बेहिसाब, कोई गिनती नहीं है, इतने बम पड़े हमारे गांव में। उधर हीरानगर सेक्टर के गांवों की भी यही कहानी है, जहां सारी रात पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती रही। खतरा बहुत बना हुआ है और लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे और सारे परेशानी बनी हुई है और परेशानी इतनी ज़्यादा है कि लोग घरों से अभी भागना शुरू हो गए हैं। आज दोपहर करीब 2:45 बजे दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत का एक बड़ा इलाका भूकंप की वजह से हिल गया। हालांकि इसमें जानो माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। दोपहर के करीब 2:45 बजे अचानक उत्तर भारत में धरती हिलने लगी। इसके बाद अफरा तफरी मच गई और लोग घरों और दफ्तरों से निकलकर बाहर आ गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश में बताया जा रहा है। भारत में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। आज 2:40 पर भारतीय समय अनुसार एक अर्थक्वेक आया जिसका लैटिट्यूड है 36.5 डिग्री नॉर्थ एंड 70.8 डिग्री नॉर्थ ईस्ट और इसका रीजन रहा हिंदू कुश रीजन अफगानिस्तान। दिल्ली एनसीआर में भूकंप की तीव्रता 5.5 आंकी गई है। पाकिस्तान में भूकंप से आई तबाही में करीब 70 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी ने बिहार में आज 2 रैलियां की और इन रैलियों में उनके निशाने पर थे उनके 2 विरोधी लालू और नीतीश, लेकिन उधर लालू की ओर से पलटवार भी हुआ। बक्सर और सीवान की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर बिहार के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि नीतीश अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने लालू यादव पर भी जमकर चुटकी ली। और नीतीश बाबू कहते हैं हम यहाँ के युवक युवतियों को कंप्यूटर देंगे, कंप्यूटर। ये बिना बिजली को कंप्यूटर क्या करेगा। उधर लालू यादव ने भी पीएम मोदी पर पलटवार करते हुए उनकी जाति पर ही सवाल खड़ा कर दिया। बिहार का शरीर पिछड़ा है, कौन जात है उसका कोई पता है। पीएम मोदी की ओर से वार हुआ तो नीतीश कुमार ने भी अनूठे अंदाज में पीएम मोदी पर पलटवार किया। बहती हवा सा था वो, बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहाँ गया उसे भूल हो। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाता। हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो, दाऊद को लाने वाला था वो, कहाँ गया उसे ढूंढ। कहीं गानों के जरिए हुआ वार तो कहीं महंगाई को बनाया गया हथियार। राहुल गांधी भी पहुंचे मोतिहारी और ऐसे में दाल के बहाने मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तीसरे चरण के चुनाव के पहले मोतिहारी पहुंचे राहुल गांधी ने बेकाबू हो रही महंगाई पर नकेल डालने में मोदी सरकार की नाकामी को मुद्दा बनाया। 70 रुपए की दाल होती थी, आज 200 रुपए की दाल है। उसके बारे में एक शब्द नहीं कहते हैं। कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने दाम बढ़ा रखे, पूरे हिंदुस्तान में दाम बढ़ गए, नीतीश कुमार जी ने बढ़ा दिए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक केंद्र सरकार अब बिहार चुनाव खत्म होने के बाद नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और दीपावली में पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का तोहफा मिल सकता है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार चुनाव के खत्म होने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को नोटिफाई करने के बारे में विचार कर रही है। रक्षा मंत्री ने साफ किया कि संभव है दिवाली के पहले पूर्व सैनिकों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो जाए। Once election commission's code period gets over, the notification should come in a few days. कोशिश करूंगा दिवाली के पहले करने। गौरतलब है कि 5 सितंबर को केंद्र सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने का ऐलान किया था। तब उसको लेकर नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था और उसके बाद बिहार चुनाव की वजह से इसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था। इस नोटिफिकेशन के बाद ये साफ हो जाएगा कि पूर्व सैनिकों को किस तारीख से और कितना फायदा होगा।
उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार और वहां के राज्यपाल के बीच तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। नेता राम गोपाल ने कह दिया है कि ये इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि अब केंद्र में इन्हें मंत्री बना लिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा है कि अन्य राज्यों के राज्यपाल इस तरह के बयानबाजी नहीं करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि राज्यपाल राम नाईक अपने पद की गरिमा के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि राज्यपाल महोदय को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार से ये मांग करती है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को, जिन्हें बहुत ज्यादा बयान देने का शौक है, उनको केंद्र में कहीं मंत्रिमंडल में मंत्री बना दें। दरअसल उत्तर प्रदेश के गवर्नर और राज्य सरकार के बीच विधान परिषद के सदस्यों के नामांकन को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। राम नाईक 3 बार फाइल वापस कर चुके हैं। इसके पहले लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर भी गवर्नर राम नाईक ने सवाल खड़े किए थे। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इंडोनेशिया की राजधानी बाली में गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात की पुष्टि खुद सीबीआई के डायरेक्टर ने की है। इंडोनेशिया के इंटरपोल ने इमिग्रेशन अफसरों के साथ मिलकर छोटा राजन को गिरफ्तार किया है। कैनबरा इंटरपोल ने इंडोनेशिया इंटरपोल को जानकारी दी थी कि राजेंद्र सदाशिव खिलजिले नाम का एक डॉन सिडनी से इंडोनेशिया के लिए गरुड़ एयरलाइंस के विमान से रवाना हुआ है। इंटरपोल के मुताबिक भारत ने इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ था। सीबीआई डायरेक्टर अनिल सिन्हा ने छोटा राजन की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। इंडोनेशिया में छोटे राजन की गिरफ्तारी हुई है। मैं समझता हूं कि अब उसके बारे में पूरी तरह से आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह आवश्यक कार्रवाई भारत सरकार करेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान को फरीदकोट सभा को बीच में ही छोड़ना पड़ा कि उन पर आरोप लगा कि शराब पीकर वो मंच पर पहुंचे। दरअसल पूरा मामला फरीदकोट जिले का है, जहां कोटकपुरा पुलिस फायरिंग में मारे गए 2 युवकों के गांव में भोग का आयोजन हुआ था। आरोप है कि भगवंत मान शराब पीकर वहां पहुंचे थे। ये बात फैलते ही वहां शोर शराबा शुरू हो गया, जिसके बाद भगवंत मान को मंच से उतर कर जाना पड़ा। हालांकि उनकी पार्टी इसका खंडन कर रही है। उनको जो छोटा करने के लिए, पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए भगवंत मान जी को टारगेट किया जा रहा, इसमें 1% भी कोई सच्चाई नहीं है। बिल्कुल भगवंत मान जी निर्दोष है। इस खबर के बाहर आने के बाद भगवंत मान पर विरोधी दलों ने निशाना साधना शुरू कर दिया। उसके बाद भगवंत मान ने अपने फेसबुक पर सफाई दी। दोस्तों, मुझे बदनाम करने के लिए झूठा प्रचार किया जा रहा है। शराब वाली बात में कोई सच्चाई नहीं है। मैं ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। ये असली मुद्दे से बात हटाने की चाल खेली जा रही है। मैं सच्चे लोगों की हक की लड़ाई जारी रखूंगा। प्लेबैक सिंगर अभिजीत पर छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगा था। आज आखिरकार कोर्ट में अभिजीत ने सरेंडर किया। पुलिस ने पूछताछ के बाद आखिरकार 10,000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी। दुर्गा पूजा के पंडाल में एक महिला ने गायक अभिजीत पर छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। आरोपों के बाद आज सुबह अभिजीत ने अदालत में सरेंडर कर दिया था, जहां से पुलिस उनको ओशीवारा थाने लेकर गई और पूछताछ की। बाद में पुलिस ने अभिजीत को 10,000 के निजी मचुलके पर थाने से ही जमानत दे दी। दिल्ली में 3 साल की मासूम बच्ची की हत्या का मामला और उलझता ही जा रहा है। परिजनों का आरोप है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में बच्ची की हत्या की गई। दिल्ली के नांगलोई थाने के बाहर हंगामा कर रहे ये लोग 3 साल के मासूम सुमित की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्साए लोगों ने रोहतक रोड पर कुछ घंटों के लिए जाम भी लगाया। दरअसल नवरात्र के मौके पर 3 साल का सुमित गायब हो गया था और शनिवार को उसकी लाश ज्वालापुरी के पास बोरे में मिली थी। परिवार वालों का आरोप है कि बच्चे के गुप्तांग कटे हुए थे। हमारे गली पड़ोस में सबने देखा, उस दिन जिस 20 तारीख को गायब हुआ, उस दिन वो एक औरत बोरा ले जाती हुई देखी है। और पुलिस वाले ये चीज कह रहे हैं कि हमको सबूत लाओ कि वो डाले। अगर वो डालती हुई देखते तो हम लोग उसके ऊपर पीछे नहीं पड़ते। दरअसल सुमित के पिता की 2.5 साल पहले एक हादसे में मौत हो गई थी और सुमित अपनी मां का इकलौता बेटा था। राजधानी में नरबली के आरोप के बाद पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। उसने तफ्तीश तेज कर दी है। पुलिस को सुमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।